क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ये कंसेप्ट है, एक प्रोटोकॉल है। पूरी दुनिया में ऑटिज़म का कोई ट्रीटमेंट नहीं, नो ट्रीटमेंट एट ऑल। पूरे वर्ल्ड में हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है। 2012 से हम लोग ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वीडियो तो अभी 1 साल पहले बनी थी, जो गंगा के किनारे आपने देखी होगी, और उसके बाद एक और वीडियो बनी। तो 1 साल में तो मुझे बहुत बच्चे मिल गए। उससे पहले जितने बच्चे मिलते थे सब ठीक होते थे। इसलिए पहली वीडियो में मैंने कहा था कि 100%। अभी मैंने आपसे पूछा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ 100%। इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑटिज़म जो है वो बीमारी नहीं है, ये डेवलपमेंटल फेलियर है। अब डेवलपमेंटल फेलियर कैसे हो गया? क्योंकि हम जो बच्चा डेवलप होता है वो रोज़ बढ़ता है। बच्चा जब कंसीव हुआ, पेट में आया, माँ खाना खाती है, उसका मांस बढ़ता है, फिर बच्चे का पूरा उदर में बढ़ गया। उसके बाद वो बच्चा जो होता है, आप लोग आ जाओ, कहाँ से आया है आप लोग? राजस्थान से आ जाओ, बैठ जाओ और बात सारी समझ लो हमारी, फिर बात मत करिए। कुर्सी ले लो, बैठ जाओ। तो अब बच्चे का विकास शुरू हुआ, बच्चे का विकास हमारे पेट में आया। तो पेट एक तरह से समझ लो गमला है जिसमें आपने एक प्लांट लगाया, उसी के अंदर तो है। वहीं पे हमारा बच्चे का जन्म की शुरुआत हो गई। तो जब आप बीज लगाते हो तो क्या होता है, उसमें से एक पत्ती निकलती है, फिर 2 पत्ती निकलती है, फिर स्टेम निकलता है, फिर बड़ी पत्तियां निकलती हैं। तो ऐसे हमारा 9 महीने में विकास हो जाता है और वो जब मैच्योर पूरा हो जाता है तो बच्चे का जन्म हो जाता है। अब इस जन्म तक आते आते तो माँ जो खाती है वो उसके पेट में जाता है। जन्म के बाद में क्या होता है कि अधिकांश समय में आजकल जो जन्म हो रहे हैं वो सिजेरियन की वजह से हो रहे हैं। एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं और पैदा होने के बाद उसको या तो किसी को ऑक्सीजन वगैरह लगी, आईसीयू में रखा गया, जॉन्डिस हो गई। तो ये दुनिया भर की प्रॉब्लम ने क्या किया, ये केमिकल्स हमारी बॉडी में शुरू से ही अंदर चले जाएंगे। एंटीबायोटिक क्या करती है, हमारी बॉडी का जो गट का जो हमारा बैक्टीरिया फ्लोरा है वो चेंज कर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ये देते हैं कि सिजेरियन हुआ, माँ दूध पिलाने लायक नहीं है और करनी, उसे खेलने दे, गिरने दे, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। अब ये माँ दूध नहीं पी पाती तो हम लोग फिर प्रिजर्वेटिव वाला डब्बा बंद देते हैं, वही आराम से मिल जाता है। अब डब्बे बंद वाले में प्रिजर्वेटिव आ गया, वो भी एक तरह का पॉइजन है। तो अभी ऑटिज़म में क्या हुआ है कि जब गट खराब हो गई तो जो भी हम फूड दे रहे हैं वो या तो पॉल्यूटेड जा रहा है या जो जा रहा है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम है, और जो जा रहा है वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। सही चीज़ है ना कि सामान यहाँ पे आ रहा है, जो आ रहा है उसकी क्वालिटी ख़राब है और अंदर आने से पहले दरवाज़ा बंद है। तो जब उसका गट का काम नहीं कर रहा तो ब्लड में नहीं जा रहा, और ब्लड में नहीं जा रहा तो बॉडी में जो नर्वस सिस्टम बनना चाहिए था वो फेल हो गया। तो न्यूट्रिशनल फेलियर है ये। तो मैं इसको डिजीज़ नहीं कहता हूँ, इट इज़ ए न्यूट्रिशनल फेलियर। अब हम कहते हैं कि 100%। अगर एक गमले में पौधे लगे हुए हैं, 1-2 गमले में लगा हुआ है, दोनों गमले सूखने शुरू हो गए। आपने एक गमले को अच्छी तरह खोद के पानी खाद दिया, धूप में रखा, तो वो भरना शुरू हो जाएगा। दूसरा ऐसा कैसे रहेगा? तो जिनको ये न्यूट्रिशनल अगर मैनेजमेंट ठीक से नहीं मिलता तो क्या होता है, वो बच्चे ऐसे कैसे रह जाते हैं। मेरे पास 17 साल के, 19 साल के, 24 साल के बच्चा है और यूएसए से आया 17 साल का बच्चा, 1 करोड़ रुपया खर्च करके आया। और आजकल स्टेम थेरेपी चल रही है, सब बकवास है। ये थेरेपीज़ कोई कामयाब नहीं होंगी जब तक बच्चे का दिमाग नहीं बनेगा। तो हम उसे सिखाएंगे कैसे? जब बनेगा, जब हमारा आई कांटेक्ट होगा तभी तो हम सिखाएंगे। अब इन बच्चों में क्या होता है, आप देख रहे हो हाइपर एक्टिव हैं, आप देख रहे हो आई कांटेक्ट नहीं है, आप देख रहे हो सोते नहीं हैं, आप देख रहे हो उनके कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी कभी कब्जी बहुत ज़्यादा रहती है, कभी कभी बीमार बार बार पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं उसका कारण क्या है कि उनके अंदर न्यूट्रिशनल फेलियर हो गया है। अब आई कांटेक्ट वाली बात करें, पहले नंबर की, अधिकांश में आई कांटेक्ट है।
और ये देखा गया है कि जो बच्चे बहुत सारे कोरोना से पहले बोलते थे, उसमें कोरोना से पीछे चले गए। बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं कि जी बोलते थे हमारा बच्चा, हाँ 1.5 साल 2 साल तक बोलता था, फिर पीछे चला गया। भाई ऐसा क्या कारण है? ऐसा कभी होता ही नहीं। अगर एक पौधा है, बन रहा है, उसकी पत्तियां बन गई तो वापस कैसे चली जाएंगी? लेकिन वो सूखने लगी, पीली पड़ गई। तो ये सिस्टम जो है फेलियर हो रहा है न्यूट्रिशन के लिए, और इसकी शुरुआत होती है गट से, इंटेस्टाइन से। ये चीज़ कैलिफोर्निया में डिटेक्ट हुई कि हमारी बॉडी में गट के बैक्टीरिया चेंज हो गए, और गट के अंदर एक प्रिजर्वेटिव मिला, पीपीए, जो कि उसमें पाया जाता है, जो डब्बा बंद जितने भी खाने पीने का सामान है। 2 चीज़ प्रूव हो गई। बाकी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब तो ये वैक्सीन भी हो सकता है कारण बना हो कोरोना में। और दूसरे क्या है कि ये स्क्रीन जो हमारा, इसके कोरोना काल में क्या हुआ है कि बच्चे घर में रहते थे तो उनको ये दे दिया, तुम इससे खेलो। छोटे छोटे घर होते थे, बड़े बड़े, उसमें जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। तो ये सब कारण हो के अब देख रहे हैं कि बाढ़ आ गई। इतनी बाढ़ आ गई है कि इंडिया के अंदर अगर 10 करोड़ बच्चे हैं तो कम से कम 2 करोड़ बच्चे जो है ऑटिज्म। इसका मतलब हर 5वां बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो रहा है। यूके के अंदर डाटा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वहाँ तो डाटा बहुत अच्छी तरह से मेंटेन होता है। तो एवरी 7th चाइल्ड इन यूके ऑटिज्म। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, पोर्तुगाल, स्पेन, वहाँ तक के केसेस में हम लोग देख रहे हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। और इसको इसलिए फिर उन्होंने, WHO ने क्या कहा, ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, कि पूरे ग्लोब में बच्चे का डेवलपमेंट डिले हो गया। ये तो इसकी पिक्चर है एक, जो ऑटिज्म की एक विराट पिक्चर हो रही है। तो अगर ये 5वां, 6ठा, 7वां बच्चा ऐसा रहा और वो उसका ऐसा कैसे रह गया, तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? हमारे मोहल्ले में पता चला कोई जा रहा है, इधर आ रहा है, उधर आ रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, गोली लेके खट 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 मार दी, किसी को कुछ कर दिया। क्यों? क्योंकि जब तक आई कांटेक्ट नहीं आएगा, बच्चा का आपके साथ में कम्युनिकेशन नहीं होगा। आप ये देखो, आपने कभी गाय को प्यार किया, उसका आई कांटेक्ट होता है? गाय कभी आँख से आँख मिलाती है? भैंस कभी मिलाती है? बकरी कभी मिलाती है? कुत्ता कभी मिलाता है? नहीं। तो आई कांटेक्ट नहीं है तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं है। आई कांटेक्ट आपका हमारा हो रहा है तो आप मेरी बात सुन रहे हो। तो जब आई कांटेक्ट नहीं है तो अटेंशन भी नहीं होगा। इसलिए इसको ADHD कहते हैं, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम। तो अब आई कांटेक्ट नहीं हुआ तो अटेंशन कैसे करेगी? वो इधर उधर करता रहेगा। हम कह रहे हैं कि ये परेशान कर रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। ये हमें दे दो भैया, कभी इसे ले लो, चाबी है ना, कभी कभी चाबी ले लो। तो बच्चे का आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के विकास के लिए, ये आप लोग जानो। अब ये बच्चों को आप कहते हो हाइपर एक्टिव हो गया, इससे चाबी ले ली तो इसे गुस्सा आया। तो हाइपर एक्टिव क्यों होता है? क्योंकि बच्चे, ये सारे बच्चे आप लोग जानो कि इंटेलिजेंट है, ये बुद्धू नहीं है, इनकी इंटेलेक्चुअल में कोई कमी नहीं है। अब जब इंटेलिजेंस में कमी नहीं है, लेकिन जो स्पीच है वो नहीं बन रही, अंदर तो स्पीच बन रही है लेकिन बाहर से नहीं निकल रही, तो क्या होता है कि इनको गुस्सा आता है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, पहचाने कैसे? उसका दिमाग बना ही नहीं है, कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो आई कांटेक्ट नहीं है, स्पीच नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस है, दिमाग बन गया, बच्चे ने बना दिया है। लेकिन जो उसके और चीज़ें बननी थी, कम्युनिकेशन बनना था, नर्वस सिस्टम बनना था, उसके अंदर ट्रांसमीटर बनने थे, हाँ, तो वो बने नहीं। अब वो बने नहीं है, लेकिन वो, उसको सब समझ है, वो देख रहा है कि आप भी बोल रहे हो, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, वो नहीं बोल पा रहा है, तो उसको गुस्सा आता है। अब ये हाइपर एक्टिविटी को आपने कहा कि ये तो बहुत बदला। अब हम तो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, एलोपैथी में क्या करेंगे वो लोग? दवाई दे देंगे। वो दवाई क्या करेगा? ओमेगा 3 नहीं, सीजोडोन, रेस्पिडोन, ये सब देते हैं, जिससे बच्चा सुस्त हो जाता है, नींद आती है। वो क्या है? नशा है। तो नशा देना तो कोई इलाज नहीं हुआ ना, ठीक है। तो ये 3 कारण हो गए, आई कांटेक्ट लॉस हो गया, कम्युनिकेशन नहीं है और हाइपर एक्टिविटी है।
अब इन कारण के निवारण के लिए करना क्या है मैं बताता हूँ। तो अब हम इनको किस तरह से मैनेज करेंगे, पहले तो मेंटली मैनेज करेंगे, फिर फिजिकली मैनेज करेंगे। मेंटली में क्या मैनेज करेंगे, अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको डिस्टर्ब मत करो, खेलने दो, अब ये खेल रहे हैं, खेलने दो, आप इससे तुरंत रोके नहीं, गुस्सा आएगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि ये अपना नुकसान न करें, बस। दूसरी बात, ये सब समझ रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, तो अपनी बात को ये इशारों से कहने की कोशिश करते हैं। कभी लैट्रिन आई तो उधर ले आएंगे पकड़ के, ऐसे करके। तो इनकी बात सुनने की कोशिश करो। एक गूंगा आदमी भी इशारों से अपनी बात सुने। जैसे ही आपके साथ इसका कम्युनिकेशन होगा, आप देखोगे इसको शांत हो गया, हैप्पी हो गया। और कोई भी अच्छा काम करता है तो आप इसको रिवार्ड करो। ये लोग अंदर से बहुत दुखी हैं, मिजरेबल हैं और टेंशन में, ये आप जानो। तो इसलिए इनको बिल्कुल डांटना नहीं, पीटना नहीं, इनके साथ बहुत शांति के साथ, पेशेंस के साथ, धीरज के साथ आपको व्यवहार करना है। बच्चा हमको ऐसे बनाने हैं जो हमारी पीढ़ी से भी बढ़िया पीढ़ी है। ये नहीं कि आप उनको देखो ज़िंदगी भर बूढ़े हो जाओ और वो पता चला कुछ का कुछ हो रहा है। तो इतना काटता है ना, किसको पकड़ लेता है तो अभी वही मैं बोल रहा हूँ, उसी का कारण बोल रहा हूँ। तो वो हमको बच्चे ऐसा बनाना है, इसके लिए बहुत धीरज के साथ आपको काम करना है। तो पहला हमारा स्टेप जो है, मेंटल मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो हम बिल्कुल पीसफुल रहेंगे और पीसफुल उसको देखेंगे, उसको कोई डायरेक्शन भी नहीं देंगे कि इधर आओ, उधर आओ, इनको नमस्ते करो, वहाँ जाओ, ऐसे मत करो। नो, कहीं आप बाहर भी जा रहे हो, चुपचाप बैठे रहो। दूसरे का नुकसान करते कोई बात नहीं, जब वो अब हमारा नुकसान करते कोई बात नहीं, तुम्हें इससे मतलब नहीं, मतलब मुझे होगा, मुझे रोकना होगा, रोक लूँगा। आप ये मत सोचो मेरे बच्चा वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, छोड़ दो इसको। किसी घर में जाओ, देखते रहो उसको, वो ज़्यादा हो रहा है तो रोक दो, और इसका नुकसान हो रहा है तो रोक दो। तो ये तो बात रही हमारी मेंटल की। और दूसरी बात ये है, नो स्पीच थेरेपी और नो ओटी। अब स्पीच थेरेपी क्यों नहीं भाई, जब बच्चे का दिमाग बना ही नहीं तो आप सिखाओगे क्या उसको। अब आप उसको बोलने की कोशिश कराओगे तो क्या होगा, उसको गुस्सा आएगा, उसको टेंशन होगी, उसको टॉर्चर होगा। अब स्पीच आती कैसे है, हम कैसे बोलते हैं, आप कैसे बोलते हो, सोचा कभी आपने। माइंड तक, वेरी गुड। पहले हम सुनते हैं, यस पहले माइंड जो है ना हमारा जस्ट लाइक एन कंप्यूटर है। तो पहले इनपुट डाटा जाएगा उसका, हम सुनेंगे, उसके बाद हमारा प्रोसेसिंग होगा, सोचेंगे, उसके बाद थर्ड स्टेज में आउटपुट होगा। अब आउटपुट के लिए हमको यहाँ से ब्रेन से जो थॉट्स आते हैं वो यहाँ तक जो कम्युनिकेशन होगा, ये हमारा मोटर है, ये यहाँ पर सॉफ्टवेयर है। तो उसका जब कम्युनिकेशन होगा तब जो है हम बोलेंगे। अब इनका खाली इतना हिस्सा नहीं बन पाया, तो जैसे ही वो बनने लगेगा आप तब सिखाना है जब आई कांटेक्ट आ जाए। जब तक आई कांटेक्ट आ जाए नहीं आता, नो डायरेक्शन, ये याद रखिए। दूसरा आ गया ओटी के ऑक्यूपेशनल थेरेपी। वो कहते हैं कि आप बच्चे को ऑक्यूपाइड रखो, क्योंकि ये बच्चों का दिमाग नहीं बना, ये अपने में खो जाएंगे, पंखा ही देखने लगेंगे। वो कहते हैं नहीं हिला के इनको नो, जितना उसकी बुद्धि है स्लो प्रोसेस पे काम कर रहा है तो उसे करने दो। स्लो डाउनलोड हो रहा है, होने दो। होता है ना डाटा धीरे धीरे आ रहा है तो गोल गोल घूम रहा है तो घूमने दो। आप उसको बार बार डिस्टर्ब करोगे तो वो सोच नहीं पाएगा कुछ। इसलिए जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी मैं उसके लिए बिल्कुल मना करता हूँ। लेट हिम थिंक। आप थिंक नहीं करोगे तो कुछ बनोगे क्या। आपने पढ़ाई करी होगी, बिना सोचे समझे, बिना कंसंट्रेशन करी। अभी हम बात कर रहे हैं, कोई बार बार आपको टोकने लगे तो सारा कम्युनिकेशन हमारा, तो कम्युनिकेशन अंदर से बाहर आता है, ये जान लीजिए आप। कम्युनिकेशन हमारा अंदर से बाहर आता है, हम जितना सोचेंगे हमारा कम्युनिकेशन आएगा। थॉट प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम थॉट प्रोसेस नहीं लगाते तो हम एलोपैथी डॉक्टर होके ये रिसर्च नहीं कर पाते। तो साइंटिस्ट हैं हम लोग। इस तरह से इनको मैनेज करना है। नो ओटी और नो स्पीच थेरेपी और शांत, तो ये मेंटल मैनेजमेंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, ये ब्रेन के अंदर इसको बहुत ज़्यादा अभी डिस्टर्ब चल रहा है, इरिटेशन हो रहा है, ये सब समस्याएं धीरे धीरे महीना, 2 महीना, 3 महीने में गायब हो जाएंगी। तो ये जो प्रोटोकॉल है, अब हम आते हैं फिजिकल लेवल पे।
तो फिजिकल लेवल पे हमारे 5 एक्शन होते हैं। तो पहला एक्शन क्या है कि हमको डाइट चेंज करनी है। तो डाइट में क्या है कि चीनी, चावल, गेहूं का आटा और दूध, ये 4 चीज़ों को शिफ्ट करना है। चीनी की जगह आप गुड़ दे दो, शहद दे दो, खजूर दे दो, मुनक्का दे दो, किशमिश दे दो, मीठे फल दे दो। और चावल की जगह ये वाला मिलेट्स का चावल, ये हार्ड होते हैं, ये राउंड होते हैं, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है। पॉजिटिव मिलेट आप टाइप करोगे तो आपको कई सारे मिलेट्स अमेजन पे दिखाई देंगे। तो वाइट राइस की जगह आपको ये देंगे। मिलेट्स तो सारे होते हैं, बाजरा भी मिलेट्स है, मक्का भी मिलेट है, तो ये श्री धान्य मिलेट्स भी कहते हैं इसको। हाँ, अभी जिसने डॉक्टर कादरवली साइंटिस्ट थे जिन्होंने अमेरिका से आए थे, वो उन्होंने ही रिसर्च करके निकाला है इसे और उनको पद्मश्री मिला है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इसे मिलिट्री में भी लगा दिया। तो ये गट के हमारे बैक्टीरिया को, गट के एनवायरनमेंट को बहुत जल्दी ठीक करते हैं। आप लोग भी इसी डाइट पे आ जाओगे तो हेल्दी हो जाओगे। और चीनी हमने वाइट राइस और फ्लोर, गेहूं का आटा 10-15% से ज़्यादा नहीं देना। ये डब्बा उठा। रागी का आटा ज़्यादा देना है, बाकी जौ, ज्वार, जई, बाजरा, बेसन, मक्का, चना, ये सारे आटे। थोड़ा बहुत 10-15% आप गेहूं का मिला लो रोटी बनाने के लिए। बाकी आप कभी जौ की रोटी बनाओ, कभी बाजरा की बनाओ, कभी ज्वार की बनाओ, कभी मक्का, अलग अलग खाने बनाओ। इतनी सारी रोटियां हैं, स्वाद भी अलग है उसकी। पूरी, कचौड़ी, मिठाई जो बनानी है। बाजरे की खीर बहुत अच्छी बनती है गुड़ के साथ में, इसकी खीर बनती है गुड़ के साथ में। तो ये हमारा खाना हुआ। दूध हमको बंद करना, दूध नहीं देना। बच्चों को बहुत आदत है तो हल्दी डाल के थोड़ा सा दे दो। आ रहा हूँ। तो दूध की आप दही जमा दो, दही का मक्खन अलग निकाल दो और मट्ठा अलग से। तो ये मट्ठा हो गया, क्योंकि मट्ठे में बैक्टीरिया आ जाता है, लैक्टोबैसिलस। तो वो हमारे ये सारा सिस्टम गट के एनवायरनमेंट को चेंज करना है। तो पहले डाइट से चेंज करेंगे और दही से बैक्टीरिया वगैरह आ गया आपका। दिन भर में आप जितना खाना देंगे बाद में पूछ लेना, तो उसमें घी की मात्रा खूब डालनी। अगर मैं कहूँ इस बच्चे को खूब घी खिलाना है तो कितना घी खिलाओगे? 4-5 चम्मच घी मक्खन से इन बच्चों को तर कर दो, खूब खिलाओ। मक्खन खूब चटा दो, दाल में डाल दो, सब्जी में डाल दो। आप 10 चम्मच भी दे दोगे कुछ नहीं होगा। ये मंदिर में बैठे कृष्ण भगवान जी का, उन्होंने कभी दूध पीते हुए देखा आपने? कभी मक्खन ही खाते थे उस समय, दूध नहीं चलता था, मक्खन खाते थे या मट्ठा लेते। दाल में, सब्जी में ऐसी चटा दो। तो ये, और एक घी की बनी हुई ये दवाई है जिसको हमने फ्लेम कहा है, जिसमें 100 ग्राम घी है, 10 ग्राम सौंठ है, 5 ग्राम काली मिर्च, 5 ग्राम, इसका एक छोटा चम्मच सुबह शाम। ये आपकी दवाई जो आपने घर पे बनाई, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास में खाली से खिला के आए। कुछ नहीं, हम भी खाते हैं इसको सुबह उठ के हम भी यही डाइट लेते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो ये तो हमारा डाइट का हो गया। और नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल मैं अवॉइड करता हूँ। बहुत जिसको आदत है तो फिश दे दो, लेकिन मीट नहीं देना, अंडा नहीं देना, नुकसान। अंडा फॉर्म का हो गया, हार्मोन्स के अंडे हैं, वो नुकसान करेंगे। पता चल जाएगा मुर्गी के अंडे नहीं है, फॉर्म के अंडे हैं। पाउडर देते हैं, अंडा हो जाता है, वो हार्मोनल है। और मीट में भी बहुत ज़्यादा पॉइजन हो गया। दूध में भी आप देखो इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करके, बाकी आप सब्जी खूब दो, दाल खूब दो, छोले दो, राजमा दो, खूब घी डालो और अचार दो, पापड़ दो, चटनी दो, खूब सारी चटनियाँ बनाओ। फ्रूट्स जो मर्जी वो खिलाओ। बाज़ार का कोई भी प्रिजर्वेटिव, कोई भी पैक्ड फूड, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सब चीज़ें नहीं देना है। मिठाई भी नहीं देनी है। शुगर बिल्कुल नहीं देना है। बहुत सारे बच्चे ठीक होने लगे, एक दिन उन्हें आइसक्रीम खिला दी, एकदम से हाइपर एक्टिव। तो शुगर इज़ वेरी डेंजरस। वाइट शुगर बहुत डेंजरस हो चुकी है, इसको आप बंद करो। अभी जितनी डायबिटीज़ हो रही है वो शुगर से हो रही है। हम लोग बहुत शुगर खाने लगे। मेरे डायबिटीज़ की वीडियो हैं, कोलेस्ट्रॉल के भी हैं, फैटी लीवर के भी हैं, वो सब हम डाइट से मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसमें, हाँ वो दे सकते। उसको डायबिटीज़ थोड़ी है भाई, गुड़ दो ना, गुड़ दो, खजूर दो, मुनक्का दो। ये तो स्टीविया उनके लिए जो डायबिटीज़ है, इनको तो एनर्जी चाहिए ना, उनको ये थोड़ी है। तो आप गुड़ वगैरह को, ब्रेस्ट फीडिंग तो चलती रहेगी, वो तो अमृत है।
ब्रेस्ट फीडिंग तो भगवान का दूध है भाई, वो बना ही इसी के लिए है, स्पेसिफिकल है, डिज़ाइंड है फॉर। खूब आप भी खूब दूध पियो और प्रोटीन खाओ, और भी ज़्यादा बने कोई बात नहीं, 2 साल तक देते रहो, नो प्रॉब्लम हैं। हाँ दे दो, लेकिन उसमें हल्दी भी डालो। नॉनवेज में क्या क्या नहीं देना है? मीट नहीं देना, अंडा नहीं देना है, ठीक है। फिश दे सकते हो, मछली दे लो, उसमें ओमेगा 3 होता है, ओमेगा होता है, इसलिए देता हूँ। तो ये तो रहा हमारा खाना पीना। अब हम आते हैं मेन जो ट्रीटमेंट है जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हो, वो है पंचकर्मा का सिस्टम। तो पंचकर्मा में क्या है, एक तो ऑयल होता है लगाने का, ये वाला जैसे है, इसमें करीब होंगे 46 मेडिसिन है इसमें। इसको रात को लगाना है, खूब अच्छी तरह से मालिश होनी है। अभी आपको सिखाएंगे कौन कौन से पॉइंट दबाने हैं। सिर से लेके पैर तक खूब तर कर दीजिए रात को, और सुबह देखोगे कि स्किन बिल्कुल ड्राई हो गई। और सुबह को आपको धूप में बैठाना है। तो तेल की मालिश, धूप की सिकाई, सिर से लेके पैर तक। 10 दिन के अंदर ही आपको इम्प्रूवमेंट ऐसा आएगा जैसे जब पेड़ हरा हो जाता है, जैसे पानी डालते हैं तो तेल की मालिश, धूप की सिकाई। और लास्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला बस्ती का ट्रीटमेंट, जिसको दवाई डालनी है, जो सीधे गट में जाती हैं और गट के लिए एक बहुत बड़ा काम करती हैं, और यहाँ से एब्जॉर्व होकर माइंड में जाती है। ये बस्ती ट्रीटमेंट से इतना इम्प्रूवमेंट आता है शुरू में। तो ये अभी हम जैसे आपको 2 महीने का कोर्स देंगे। सपोज़ ये 2 साल का बच्चा है, इसका वेट होगा मेरे ख्याल से 10 किलो है 11.5। तो 20 ml हम देंगे, 20 ml हम रोज़ डालेंगे, और 1 लीटर का जो होगा वो आपका 1.5 महीना तक चल जाएगा। तो 1.5 महीने की बस्ती हो गई। डेली डालना है आपको। ये सिरिंज, ये जो है आप 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन इस्तेमाल कर लो, और बाकी जो है ये सिरिंज से सिखा देंगे आपको कैसे डालने, आपसे डलवाएंगे, अभी स्टाफ आपको सिखाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर 125 मेडिसिन होती है, बहुत इसको बहुत डिज़ाइन करके, रिसर्च करके बनाया। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इसका, बनाना भी बड़ा टेढ़ी कीड़ है इसको। तो क्योंकि हमको ये भी देखना है कि कोई साइड इफ़ेक्ट, पहले हम लोग को यहाँ बुला के रखते थे, 15 दिन 20 दिन यहाँ रहना पड़ता था। लेकिन जब हमने देखा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो माँ को सिखाओ भाई घर जाओ। जो कॉस्ट आती थी बहुत ज़्यादा, वो 20% 25% का, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट है, साइड इफ़ेक्ट कुछ होता नहीं। किसी को लूज मोशन हो गया वो ठीक हो जाएगा, हल्का सा फीवर आ गया कोई बात नहीं, खेलने दे, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करो। नहीं तो इतनी देर बोल रहा हूँ तो क्या फ़ायदा होगा। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये जो ऑयल लगाते हैं इससे थोड़ी स्किन लाल होगी, 2-4 दिन में साफ़ हो जाएगी। हल्का फीवर आएगा, बहुत अच्छा होगा। ये मोशन नहीं लाता है, लेकिन ये दवाई तो निकलेगी, और जो निकलेगी, जो पड़ा होगा उसको बाहर निकाल देगी। ऐसा नहीं होता कि 10 लग जाए। और अगर किसी को लगते भी हैं तो वो लगा तो शाम तक ठीक हो गया। तो जितने 10 भी लगते हैं तो पानी पिलाते रहो, वो एक आधा। मेडिसिन चलने के टाइम पे समझो बुखार हो गया, सब भी हो गया, कुछ भी मत दो दवाई, पर पट्टी रख दो गीले कपड़े की, दवाई कुछ नहीं। कुछ मत दो। और उसमें वीडियो देख लो, बुखार का भी वीडियो है, खांसी का भी। और कोई दिक्कत हो आप वॉइस मेल कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। जब भी वॉइस मेल करके छोड़ दो, देखते हैं हम डेली, दिन रात हमारा ये काम। आपको हमेशा डॉक्टर आपके पास है, समझ लो। बाकी हम तो एलोपैथी वाले डॉक्टर हैं, ज़रूरत पड़ती है पैरासीटामॉल भी देंगे, तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। इन बच्चों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि ये बच्चे जल्दी से बीमार भी नहीं पड़ते। अच्छा, ऐसा ही 4-5 बार ऐसा है फिट हो गया, उसके लिए दवाई दे रहे हो क्या? बस तो ठीक है, ये फिट धीरे धीरे करके साफ़ हो जाएगा। अगले 2-3 महीने में फिट सब साफ। इसीलिए तो आप आए हो ना, जब ब्रेन शांत हो जाएगा तो बाइट करना बंद करेंगे। अगले 2 महीने में आपको बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। तो अभी हम 2 महीने का पैक देंगे, 2 महीने बाद फीडबैक देंगे, और उसके बाद फिर बस्ती दोबारा से रिपीट होगी। तो जनरली 2 बस्तियों में बहुत ठीक हो जाता है। नहीं 1.5 महीना बताया ना। फिर तो हम देंगे तो अगर अल्टरनेट देंगे, फिर क्या होगा कि क्योंकि ये थोड़ी कॉस्टली होती है, यही आइटम कॉस्टली है अच्छा, जो और बच्चा कुछ सो नहीं। जाता है ना, सुनिए, तो नेक्स्ट जो बस्ती होगी वो अल्टरनेट होगी।
तो अल्टरनेट में फ़ायदा क्या होगा, सेम मटेरियल आपका दुगने टाइम के लिए इस्तेमाल होगा, 3 महीने। तो टोटल 3 और 2 5 महीने हो गए। 5 महीने में बच्चा 80-90% हो सकता है, 100% ठीक। अगले साल तक आप देखोगे कि ये बच्चे दूसरे बच्चों से भी बढ़िया हो, स्पोर्ट्स में भी, मोटर में भी, माइंड में भी। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे मैनेजमेंट करना, इनको डिस्टर्ब नहीं करना। दे आर ग्रोइंग चाइल्ड्स, दे आर नॉट एडल्ट्स। और इससे बचा के रखो, स्क्रीन से, कंप्यूटर से। अभी ब्रेन इनका डेवलप नहीं हुआ। और बाहर खिलाओ खूब, हैं, गार्डन वार्डन में खिलाओ, स्विमिंग कराओ, साइकिलिंग जिसको आती है साइकिलिंग करे, बच्चों में खेले। जहाँ पे भी इसको प्लीज़र एक्टिविटी होती है, जहाँ मज़ा आता है, बच्चा को होता है ना, कहीं खेल के आता है, बड़ा अच्छा लगता है। कुछ पूछना? एक दो चीज ये धूप के सिकाई जो बता रहे थे, जैसे कि सुबह उठता है अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 बजे के आसपास, तब तक कभी गर्मी के सीजन में बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी होने दो, पसीना आने दो उसको, गर्म लगने तो थोड़ा हॉट भी हो जाएगा, अंदर ले आना, ठंडा पानी पीना, नारियल पानी पिला दो, जूस पिला दो, हैं, जब तक वो टॉयलेट कर ले। थोड़ी देर में, हाँ 15 मिनट तो बहुत होता है। ये तो दिन भर इतना भागता है, पूरा नहा जाता है, इतना भागता है कि इसको रुका नहीं पा जाता। तो धूप इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर पेट में घी नहीं होगा, जो मैं बता रहा हूँ, और मालिश नहीं होगी, धूप में डालोगे तो फ़ायदा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो घी होता है ये प्रिकर्सर बनाता है विटामिन डी के लिए, जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो विटामिन डी के साथ में ग्रोथ हार्मोन भी निकलते हैं सन के साथ। अब आप देखिएगा 1 महीने के बाद जब आप जांच कराओगे, विटामिन डी खूब मिलेगा। सर आपके वीडियोस देख रहे थे और अभी अप्रॉक्सीमेटली 15-20 दिन से आपका घी और जो आपने बताया था वो सारा चीज़ सुबह शाम और ऐसे भी रैंडमली भी घी स्टार्ट किया। एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है मुझे कि उसका जो पहले स्टूल करता था तो वो एक बार में दिन भर में एक बार में जो भी क्वांटिटी में अपना हो जाता था, अभी क्या है दिन भर में थोड़ा वो कोई बात नहीं है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आया होगा ज़रूर। हाँ चेंजेस है। क्या चेंज लगा? टू बी वेरी फ्रैंक एकदम चेंजेस है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिंग पावर बढ़ा है। पहले जैसे ब्लाइंड था, बिल्कुल ब्लाइंड, उसके पास में पटाखा फोड़, इसका मतलब क्या है कि ब्रेन डेवलपमेंट हो गया। और जो ये लूज मोशन वाली बात है ना बार बार की, ये जब आप डाइट चेंज करोगे, मैं समझ गया, बार बार फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है ना, तो ये जब आप डाइट चेंज करेंगे, ये आटे में आ जाएंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाएगी, सॉलिड स्टूल आएगा, 2 बार आ जाएगा, 3 बार आएगा, वो कोई बात नहीं है। वो तो अब इसकी गट काम करना शुरू कर दिया ना, घी दिया आपने, तो गट ने काम किया, बस ठीक है, हो गया।